मेरे माता पिता ने मुझे दो ऑप्शन दिए, या तो अभी 30 बिलियन की फैमिली प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट ले लूं, या फिर हर महीने सिर्फ 2,500 युआन के लिविंग एक्सपेंस। मैंने बिना एक सेकंड सोचे हर महीने मिलने वाले 2,500 युआन चुन लिए। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, लेकिन मेरा अमीर घराने से आने वाला रूममेट जैसे पागल ही हो गया। पिछली जिंदगी में मैंने 30 बिलियन की फैमिली प्रॉपर्टी चुनी थी। उसके बाद मेरे उसी रूममेट लिन फैन ने मेरे फैमिली ट्रस्ट का पैसा हड़प लिया और पूरी क्लास को मकाऊ के कैसीनो घुमाने ले गया। देखते ही देखते 30 बिलियन एक ही रात में उड़ गए। हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मेरे पिता को इतना बड़ा सदमा लगा कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जब मैंने लिन फैन से पैसे वापस मांगे तो वो मासूम बनने का नाटक करते हुए मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे जाकर छिप गया। उसने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम डाल दिया कि फैमिली के दिवालिया होने का दोष उस पर मत डालो। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी उसी का साथ दिया। उसने मुझे धक्का देकर कहा कि जुआ खेलने और पैसे उड़ाने का शौक तो मुझे था, और अब मैं बेशर्मी से लिन फैन पर झूठा आरोप लगा रहा हूं। जब मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव से सच निकलवाने का फैसला किया, तभी क्लास मॉनिटर जियाओ ने अपनी कार से मुझे टक्कर मार दी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मेरी गर्लफ्रेंड और पूरी क्लास ने उसके पक्ष में गवाही दी। सबने यही कहा कि गलती मेरी थी और मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। अगले ही पल मेरी आंख खुली। मैं फिर से उसी दिन वापस आ चुका था जब मुझे फैमिली प्रॉपर्टी चुननी थी। उसी समय लिन फैन ने मुस्कुराते हुए पूरी क्लास से कहा कि ग्रेजुएशन से पहले सब लोग आचेंग चलेंगे और इस ट्रिप का पूरा खर्चा वही उठाएगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। ऐसा लगा जैसे पिछली जिंदगी में टूटी हुई हड्डियों का दर्द अभी तक गया ही नहीं था। जैसे ही उसने ये ऐलान किया, पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। सब उसकी तारीफ करने लगे कि अमीर लोगों की बात ही अलग होती है। किसी ने कहा कि जब सब लोग आचेंग जा रहे हैं तो फिर कैसीनो जाना तो बनता है। किसी ने उत्साह से बताया कि उसने उस कैसीनो का विज्ञापन तो रोज देखा है, लेकिन कभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला। लिन फैन ने चौड़ी मुस्कान के साथ हामी भर दी और कहा कि ठीक है, सब लोग आचेंग कैसीनो ही चलेंगे। फिर वो सीधे मेरे पास आया और बड़े अपनापन दिखाते हुए बोला कि उसने सुना है हमारा वो परिवार उस कैसीनो का वीआईपी है। अगर मैं अपना वीआईपी कार्ड उधार दे दूं तो पूरी क्लास को सबसे बेहतरीन सर्विस मिल सकती है। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। पिछली जिंदगी की सारी तबाही यहीं से शुरू हुई थी। मैंने धीरे से अपना बैग पकड़ा और अंदर रखा ठंडा धातु का वीआईपी कार्ड उंगलियों से महसूस किया। इस बार मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो लिन फैन हंसते हुए मेरे गले में हाथ डालकर बोला कि बस सबको इस्तेमाल करने के लिए दे दूं, इससे मेरा क्या ही चला जाएगा। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि वो कार्ड मेरे पिता का है और मैं उसे किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकता। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि वैसे भी एक दिन मुझे अपने पिता की कंपनी विरासत में मिलने वाली है, फिर परिवार वालों के बीच इतना हिसाब किताब क्यों। इतने में लियू रुआन ने मेरा बैग झटके से छीन लिया और उसमें रखा सारा सामान फर्श पर उलट दिया। उसने मेरा गोल्ड वीआईपी कार्ड उठाकर सीधे लिन फैन के हाथ में थमा दिया और बड़ी आसानी से बोली कि लो, यही तो कार्ड है, आराम से इस्तेमाल कर लेना। जब लिन फैन ने कार्ड लिया तो उसने मुस्कुराते हुए लियू रुआन का हाथ हल्के से दबाया। दोनों की हरकत देखकर सब कुछ साफ समझ आ रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा कि मुझे अपनी होने वाली भाभी से थोड़ा सीखना चाहिए। उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़े मेरे गेम कंसोल पर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि ये तो सबसे नया मॉडल है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा था और वो काफी समय से इसे लेना चाहता था। बस फिर क्या था, लियू रुआन बिना एक पल गवाए झुक गई, गेम कंसोल उठाया और सीधे लिन फैन की बाहों में रख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं तो इससे खेल खेल कर बोर हो चुका हूं, इसलिए अब वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकता है। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपना गेम कंसोल और वीआईपी कार्ड दोनों उसके हाथ से वापस छीन लिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा कि माफ करना, लेकिन ये चीजें मैं किसी को नहीं देता। मेरी बात सुनते ही लियू रुआन गुस्से से लाल हो गई। उसने मुझे कंजूस कहना शुरू कर दिया। इस बार मैंने बिना कुछ सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मैंने अपना सुन्न पड़ चुका हाथ झटकते हुए कहा कि ये थप्पड़ उसे तमीज सिखाने के लिए था। आखिर मेरी चीजें किसी और को देने का हक उसे किसने दिया था। पूरी क्लास में जैसे बम फट गया।
सब मुझे पागल कहने लगे। किसी ने कहा कि वो तो सिर्फ एक गेम मशीन थी, उसके लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग इस बात पर ज्यादा हैरान थे कि मैंने अपनी ही गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया। लिन फैन तुरंत आगे आया और लियू रुआन को संभालते हुए मुझ पर गुस्से से चिल्लाया। उसने कहा कि वो तो सबके भले के लिए ऐसा कर रही थी, फिर मेरा रवैया इतना खराब क्यों था। मैंने बिना उसकी तरफ देखे फर्श पर बिखरा अपना सामान उठाया और वीआईपी कार्ड वापस जेब में रख लिया। फिर साफ शब्दों में बता दिया कि मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। इतने में लियू रुआन फिर से दौड़कर मेरे सामने आ गई। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने तुरंत कार्ड लिन फैन को वापस नहीं दिया और सबसे माफी नहीं मांगी तो वो मुझसे रिश्ता खत्म कर देगी। उसे इतना छोटा दिल वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि कार्ड किसे दूं, ये तय करने का हक सिर्फ मेरा है, और अगर उसे ब्रेकअप ही करना है तो ठीक है, कम से कम मेरा ब्रेकअप का खर्चा तो बच गया। मेरी ये बात सुनते ही जैसे उसके अंदर आग लग गई। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने पूछा कि क्या मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ थी। मैंने उसकी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो पिछले हफ्ते जन्मदिन पर जो घड़ी मैंने उसे गिफ्ट की थी वो वापस कर दे। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी घड़ी को हाथ से ढक लिया। आसपास खड़े सभी सहपाठियों के चेहरे भी देखने लायक थे। अब उन्हें भी कुछ कुछ समझ आने लगा था। तभी क्लास मॉनिटर जियाओ गुस्से से मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। उसने मुझे स्वार्थी कहा। उसके मुताबिक लिन फैन सबको आंचें घुमाने ले जा रहा था और मैं पूरी क्लास के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपनी ही सोच रहा था। उसने ताना मारा कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही सामने आती है। मैंने पूरी क्लास पर एक नजर डाली। पिछली जिंदगी का वही कोर्टरूम मेरी आंखों के सामने घूम गया, जहां यही लोग एक साथ खड़े होकर मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। तभी लिन फैन फिर से खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो मेरा वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करेगा तो कैसीनो में जितना ज्यादा खर्च होगा, मेरा वीआईपी लेवल भी उतना ही बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से इससे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। उधर लियू रुआन फिर से उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले मिला थप्पड़ उसे अब बिल्कुल याद ही नहीं रहा। राइटिंग। मेरी बात सुनकर भी लियू रुआन ने आह भरते हुए कहा कि मैं इतना सब करने के बाद भी उसके बारे में सोच रहा हूं। फिर बोली कि अगर सब लोग मकाऊ जाने के लिए इतने ही बेताब है तो आखिर दिक्कत क्या है। मैंने धीरे धीरे अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक कार्ड बाहर निकाल लिया। सबकी नजर उसी पर टिक गई। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, ये कार्ड उधार ले जाओ। लिन फैन की आंखें चमक उठीं और वो तुरंत उसे लेने के लिए बढ़ा, लेकिन मैंने कलाई घुमाई और असली चेहरा दिखा दिया। वो कोई वीआईपी कार्ड नहीं बल्कि स्कूल का मील कार्ड था। एक पल के लिए पूरा माहौल ही जम गया। लिन फैन का चेहरा देखने लायक था। मैंने हंसते हुए कहा कि क्या हुआ, अभी तो बड़े जोश में थे, या फिर मुझे ही नैतिकता का लेक्चर देकर फंसा रहे थे। इतने में गुस्से से तिल मिलाई लियू रुआन ने पोडियम पर रखा चौक का डिब्बा उठाया और सीधे मेरी तरफ फेंक दिया। मैं हल्का सा किनारे हो गया और सारी चौक फर्श पर बिखर गई। उसने चीखते हुए कहा कि उसे अफसोस है कि उसने कभी मेरे साथ रिश्ता बनाया। जब लिन फैन ने देखा कि मैं किसी भी हालत में वीआईपी कार्ड देने वाला नहीं हूं तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने आसपास खड़े लड़कों को आंखों ही आंखों में इशारा किया। अगले ही पल कई लड़के मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे। वो मुझे बेशर्म कहने लगे। लिन फैन धीमी आवाज में बोला कि आखिर सिर्फ एक कार्ड के लिए मैं इतना तमाशा क्यों कर रहा हूं। अगर प्यार से नहीं दूंगा तो फिर छीनना पड़ेगा। ऊपर से ऐसे दिखा रहा था जैसे ये सब मेरी भलाई के लिए हो। उसी समय पीछे से जियाओ ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर सामने रखी डेस्क से टकरा गया और मेरा बैग जमीन पर गिर पड़ा। मौका मिलते ही कुछ लड़कों ने मेरी किताबें दूर लात मारकर फेंक दी। उनमें से एक ने जानबूझकर मेरे गेम कंसोल पर पैर रख दिया। एक तेज आवाज के साथ उसकी स्क्रीन चटक गई। मैंने गुस्से में पूछा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन जवाब में वही पुरानी बात सुनने को मिली कि आखिर हम सब क्लासमेट हैं। एक कार्ड उधार देने में इतनी परेशानी क्यों है। मैं उठकर खड़ा होने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए। उसी बीच लिन फैन नकली मुस्कान के साथ मेरे पास आया और सीधे मेरी जेब में हाथ डालने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि मुझसे दूर रहे। बस यही बात उसे पूरी तरह भड़का गई।
उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और ताना मारते हुए कहा कि प्यार से समझाया तो माना नहीं, अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हैरानी की बात यह थी कि आसपास खड़े किसी भी छात्र ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा सब लोग उसे उकसा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं इतना अमीर होकर भी नाटक कर रहा हूं, तो कोई बोल रहा था कि आखिर एक कार्ड ही तो है। अगले ही पल लिन फैन ने मेरे चेहरे पर मुक्का चलाया। मैंने झुककर वार बचा लिया और उसी समय उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ये देखकर लियू रुआन बुरी तरह चिल्लाई और गुस्से में मेरी तरफ झपटी। उसने मेरे चेहरे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और सीधे पुलिस को फोन मिला दिया। मैंने साफ बताया कि विश्वविद्यालय की टीचिंग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरी चीजें छीन रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये सुनते ही लियू रुआन का चेहरा उड़ गया। वो दौड़कर आई, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और बिना सोचे समझे उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक पल के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन उनकी उम्मीद के बिल्कुल उलट सिर्फ 10 मिनट के अंदर नीचे से पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देने लगा। कुछ ही देर में पुलिस वाले क्लासरूम में पहुंचे और पूछा कि शिकायत किसने की थी। मैंने हाथ उठाकर कहा कि मैंने बताया कि इन्होंने मेरी चीजें छीनी हैं, मेरा गेम कंसोल तोड़ दिया और मेरा फोन भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। पुलिस वाले ने फर्श पर बिखरा सामान देखा, टूटा हुआ गेम कंसोल देखा और फिर नीचे पड़े मोबाइल की तरफ नजर डाली। उसके माथे पर शिकन पड़ गई। उसने सख्त आवाज में पूछा कि आखिर यहां हुआ क्या है। लिन फैन तुरंत मासूम बनने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि कोई गलतफहमी हो गई है और वो लोग तो बस आपस में मजाक कर रहे थे। लियू रुआन भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। बाकी पूरी क्लास ने भी एक एक करके यही बयान दोहराया कि ये सिर्फ दोस्तों के बीच का मजाक था। मैंने उन सबकी तरफ ठंडी नजर से देखा। पिछली जिंदगी में भी यही लोग कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने खड़े थे। आज भी बिना शर्म के वही कहानी दोहरा रहे थे। मैंने पुलिस से पूछा कि क्या किसी का फोन तोड़ना और किसी को पीटना अब मजाक कहलाता है। इसी दौरान काउंसलर जेन वांगसन भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें पूरी बात बताई। सब सुनने के बाद उन्होंने गुस्से से लिन फैन की तरफ देखा और कहा कि फिर से वही हरकत। अब सबूत साफ थे, इसलिए लिन फैन के पास बहाना बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। लिन फैन और लियू रुआन को मेरा टूटा हुआ मोबाइल और गेम कंसोल का पूरा हर्जाना देना पड़ा। साथ ही सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ी। ऑफिस से बाहर निकलते समय लियू रुआन ने धीमी आवाज में कहा कि मुझे थोड़ा रुकना होगा। मैंने उसके अजीब से चेहरे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। जब मैं हॉस्टल वापस पहुंचा और अपना सामान समेटने लगा तो लगा कि किसी ने मेरी चीजों को टटोला है। हालांकि कुछ गायब नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्कूल से बाहर निकलते ही एक काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। हमारे घर के मैनेजर जल्दी से बाहर निकले और बोले कि मुझे तुरंत घर चलना होगा, मामला बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और सीधे गाड़ी में बैठा लिया। रात को घर पहुंचने पर मेरे पिता ने मेरे सामने 2 दस्तावेज रख दिए। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी पसंद है। 30 बिलियन की रकम पहले ही मेरी ज्यूरिख बैंक कार्ड में जमा की जा चुकी है। अगर मैं साइन कर दूं तो उस पैसे से फैमिली बिजनेस संभाल सकता हूं। दूसरी तरफ हर महीने एक 500W की लिविंग एक्सपेंस लेने का भी विकल्प था। इस बार मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हर महीने मिलने वाली लिविंग एक्सपेंस वाला दस्तावेज उठाया और सीधे उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मेरे पिता अचानक खड़े हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अभी मैं बहुत छोटा हूं और दुनिया का अनुभव भी कम है। 30 बिलियन जैसी बड़ी रकम संभालना मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी वो अभी पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए मुझे सीखने के लिए कुछ और साल मिल सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो काफी देर तक चुप रहे। फिर ठंडे स्वर में बोले कि अगर मैंने यही रास्ता चुना है तो हर महीने मिलने वाली एक 500W की रकम के अलावा मुझे एक पैसा भी अतिरिक्त नहीं मिलेगा। सोच समझकर फैसला किया है या नहीं? मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। मेरे फैसले की पुष्टि होते ही उन्होंने मैनेजर लाओ वांग को आदेश दिया कि मेरी ज्यूरिख बैंक कार्ड तुरंत फ्रीज कर दी जाए। अगले दिन मैंने लिन फैन द्वारा बदले गए दोनों नकली कार्ड सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। उसके बाद मैं उसी के पीछे पीछे आचांग पहुंच गया। जैसे ही मैं कैसीनो के अंदर दाखिल हुआ,
लॉबी मैनेजर मुझे देखते ही दौड़ता हुआ आ गया। उसने सम्मान से मेरा स्वागत किया और हैरानी से पूछा कि इस बार मैं अकेला कैसे आया हूं। मैंने शांत स्वर में कहा कि मेरे कुछ क्लासमेट यहां खेलने आए हैं, मैं बस उन्हें देखने चला आया हूं। मैनेजर ने सम्मान से कहा कि आज सुबह सच में कुछ नौजवान यहां खेलने आए थे। अब पता चला कि वो सब मेरे ही क्लासमेट थे। मैंने बस इतना कहा कि उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। मैनेजर ने तुरंत सिर हिला दिया। मैंने हाथ उठाकर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, पहले मुझे उनके पास ले चलो। वो मुस्कुराया और चुपके से 10 चिप्स मेरे हाथ में रख दिए। फिर लंबी आवाज में बोला कि यंग मास्टर वू, पहले आप भी थोड़ा खेल लीजिए। इन चिप्स को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ चिप्स उछाले। हर एक चिप की कीमत 100 थी। जैसे ही मैं कैसीनो हॉल में पहुंचा, लिन फैन की टेबल पर बैठे किसी की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने ऊंची आवाज में ताना मारा कि अरे, ये तो यंग मास्टर वू है। आखिरकार हमारे साथ जुड़ने का फैसला कर ही लिया। अगर पहले ही वीआईपी कार्ड दे देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब पीछे पीछे चले आए हैं, लगता है पछतावा हो रहा है। दूसरा लड़का भी हंसते हुए बोला कि अगर अच्छे से पीछे पीछे घूमोगे तो शायद कुछ चिप्स इनाम में मिल जाए। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमें खेलते देखकर जलन हो रही होगी। एक और आवाज आई कि सही इंसान का साथ देने का यही फायदा होता है। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आराम से जाकर एक जुआ खेलने वाली टेबल पर बैठ गया। डीलर अभी पत्ते बांटने ही वाला था कि लिन फैन अपनी कुर्सी को पीछे धकेलकर मेरी तरफ आ गया। बड़े घमंडी अंदाज में उसने फिर वही बात दोहराई कि अगर मैं अच्छा बर्ताव करूं तो वो मुझे कुछ चिप्स खेलने के लिए दे सकता है। इतना कहकर उसने चिप्स का एक छोटा ढेर मेरी टेबल पर फेंक दिया। ये देखकर कैसीनो मैनेजर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन मैंने इशारे से उसे रोक दिया। फिर अपनी उंगलियों से उन चिप्स को धीरे से उसकी तरफ वापस सरका दिया। मैंने शांत आवाज में कहा कि क्या उसे पता है कैसीनो में कारपेट क्यों बिछाए जाते हैं? कहीं ऐसा न हो कि किसी के पैर कांपे और वो घुटनों के बल गिर पड़े। आखिर घुटनों को भी तो दर्द होता है। मेरी बात सुनते ही पूरा वीआईपी हॉल एकदम शांत हो गया। लिन फैन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसके पीछे खड़े क्लासमेट अभी भी शैंपेन पकड़े हुए थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। ऊपर चमकता झूमर पूरे हॉल को दिन जैसी रोशनी से भर रहा था। मेरी उंगलियों में घूमती चिप्स भी उसी रोशनी में ठंडी चमक छोड़ रही थी। तभी बगल वाली टेबल से एक के बाद एक मायूस आवाजें आने लगी। हमारे करीब 40 क्लासमेट्स के सामने रखे चिप्स का ढेर आंखों के सामने तेजी से छोटा होता जा रहा था। स्पोर्ट्स कमेटी वाला लड़का झुंझलाकर मेज पर मुक्का मारते हुए बोला कि फिर हार गए। लियू रुआन ने मेरे हाथ में मौजूद सिर्फ 10 चिप्स देखे। फिर उसने लिन फैन का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों न वो मेरे साथ एक गेम खेले और जानबूझकर कुछ चिप्स मुझे जिता दे, ताकि मैं भी थोड़ी देर खेल सकूं। मेरी मंजूरी का इंतजार किए बिना ही लिन फैन मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने पूछा कि क्या खेलेंगे? ब्लैक जैक। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने आगे कहा कि एक एक चिप पर खेलना बहुत धीमा रहेगा, एक ही बार में फैसला कर लेते हैं। इतना कहकर मैंने अपने पास मौजूद सभी 10 चिप्स आगे सरका दिए। लिन फैन ने भी उतने ही आत्मविश्वास से अपने चिप्स सामने रख दिए। गेम शुरू होने से ठीक पहले मेरी नजर एक छोटी सी हरकत पर पड़ी। मैंने देखा कि लिन फैन चुपके से एक कार्ड हुआन के हाथ में सरका रहा था। मैं सब समझ गया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। डीलर ने दोनों को 2-2 पत्ते बांटे। लिन फैन ने पहला पत्ता पलटा, स्पेड का इक्का। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साफ था कि ये कार्ड उसी की उम्मीद के मुताबिक था। फिर उसने दूसरा पत्ता खोला, स्पेड का किंग। अब तो उसके चेहरे पर जीत साफ दिखाई देने लगी। ब्लैक जैक में इक्का 1 या 11 दोनों में गिना जा सकता है, इसलिए उसके पास सीधा ब्लैक जैक बन चुका था। मैंने अपने सामने रखे दोनों बंद पत्तों की तरफ देखा भी नहीं, बस शांत आवाज में कहा कि मुझे एक और कार्ड चाहिए। लिन फैन हल्का सा हंस पड़ा। तीसरा कार्ड मिला। मैंने उसे भी नहीं देखा और फिर कहा कि एक और। अब आसपास खड़े लोग खुद को रोक नहीं पाए। कोई बोला कि क्या मैं पागल हो गया हूं, लगातार 2 कार्ड और ले रहा हूं, कहीं हाथ फट गया तो। किसी ने हंसकर कहा कि ये ब्लैक जैक है, 3 पत्ती नहीं, इतने सारे कार्ड लेकर क्या करेगा। लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने तीसरी बार भी कहा कि एक और कार्ड चाहिए। अब तो सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई कह रहा था कि इसे पहले ब्लैक जैक के नियम पढ़ा दो, कोई माथा पकड़ कर खड़ा था,
कुछ लोग तो मेरे लिए ही घबराने लगे थे। मैंने फिर भी किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ लिन फैन की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि अब पत्ते खोलो। वो पूरी शान से अपने कार्ड पलटने लगा। स्पेड का किंग और स्पेड का इक्का। पूरी टेबल पर आवाज गूंज उठी। सब चिल्लाने लगे कि ये तो पक्का ब्लैक जैक है। इस बार जीत उसी की है। कुछ लोग तो मुझे देखकर मजाक उड़ाने लगे कि अब तो हार कर कपड़े भी नहीं बचेंगे। मैंने बस कंधे उचकाए और अपने कार्ड खोल दिए। 3-2 और 2-3, कुल मिलाकर सिर्फ 12 अंक। एक पल के लिए सबको लगा कि मैं हार गया, लेकिन अगले ही सेकंड पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि मेरे हाथ में 5 सबसे छोटे पत्ते थे और उन्होंने मिलकर 5 कार्ड चार्ली बना दिया था। कैसीनो के नियमों के मुताबिक 5 कार्ड चार्ली ब्लैक जैक से भी बड़ा हाथ माना जाता था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि अभी तो कह रहे थे जीत पक्की है। लिन फैन का चेहरा एकदम बिगड़ गया। वो गुस्से में लियू रुआन को धक्का देकर अलग हुआ, दोनों हाथ मेज पर पटक दिए और जोर से चिल्लाया कि ये नामुमकिन है। उसने आरोप लगाया कि मैंने जरूर चीटिंग की है। मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए कहा कि लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। उसी समय कैसीनो मैनेजर विनम्र लेकिन बनावटी मुस्कान के साथ आगे आया। उसने कहा कि मिस्टर लिन, उनका बकाया जुए का कम 980 मिलियन युआन तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी रकम होने की वजह से आगे खेलने से पहले पूरा कर्ज चुकाना जरूरी होगा। पूरी टेबल फिर से खामोश हो गई। लियू रुआन के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर संगमरमर के फर्श पर टूट गया। लिन फैन गुस्से से बोला कि क्या उन्हें लगता है वो पैसे नहीं दे सकता। उसने पास की कुर्सी को लात मारकर हटाया, अपना हर्मिस वॉलेट निकाला और उसमें से सोने की मुहर वाला वीआईपी कार्ड निकालकर मेज पर दे मारा। उसने घमंड से कहा कि अच्छी तरह देख लो, वो यहाँ का वीआईपी है और उसके पास 5 बिलियन युआन की क्रेडिट लिमिट है। मैनेजर ने चिमटी से कार्ड उठाया, ध्यान से उसे देखा और फिर अचानक मेरी तरफ मुड़कर सम्मान से झुक गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि ये वही वीआईपी कार्ड है जिसे 3 साल पहले मेरे पिता ने यहाँ रजिस्टर कराया था। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। फिर मैंने सबके सामने कहा कि कैसीनो के नियम बिल्कुल साफ है। इस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ कार्ड होल्डर या उसके सीधे परिवार वाले कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो पहले उसे 500 मिलियन युआन की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। मैनेजर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने कहा कि जब लिन फैन पहली बार ये कार्ड लेकर आया था तब उन्होंने यही समझा था कि वो मेरे पिता के मेहमान और मेरे क्लासमेट हैं। मैनेजर ने शांत आवाज में कहा कि अभी जांच करने के बाद एक बात साफ हो गई है, मैं इन लोगों को अपना दोस्त मानता ही नहीं हूं। बस इतना सुनते ही पूरी टोली मेरी तरफ टूट पड़ी। सब एक साथ चिल्लाने लगे कि उन्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि लिन फैन मुझे अपने साथ मौज मस्ती करने नहीं लाया। अब मैं अपने ही क्लासमेट्स को पहचानने से इनकार कर रहा हूं। किसी ने मुझे घमंडी कहा तो किसी ने बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ एक बात कही कि किसी को भी मेरा वीआईपी कार्ड चुराने की इजाजत मैंने कभी नहीं दी थी, और अब वही लोग खुद को मेरा क्लासमेट बता रहे हैं। लियू रुआन ने गुस्से में कहा कि उन्हें मेरे वीआईपी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। उसने झटके से वो गोल्ड कार्ड उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। फिर लिन फैन से बोली कि पैसे चुका दो, एक बार हिसाब साफ हो जाए, उसके बाद सब आराम से फिर खेलेंगे। मैनेजर तुरंत पीओएस मशीन लेकर आया। उसने मशीन लिन फैन के सामने रखी और हिसाब दिखाते हुए कहा कि इस समय उसका कुल बकाया 1 बिलियन 480 मिलियन युआन हो चुका है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लिन फैन जोर से चिल्लाया कि बस करो। अगले ही पल वो अचानक हंस पड़ा। उसने अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब से एक और कार्ड निकाला और पूरे रौब से मेज पर पटक दिया। इस बार वो प्लैटिनम कार्ड था। रोशनी में उस पर बना ज्यूरिक बैंक का लोगो गहरे नीले रंग की चमक छोड़ रहा था। लिन फैन कांपती उंगलियों से कार्ड पर उभरे हुए सुनहरे अक्षरों पर हाथ फेरते हुए बोला कि अब ध्यान से देखो। पूरा वीआईपी हॉल फिर से खामोश हो गया। सबकी निगाहें उसी कार्ड पर टिक गई। मैनेजर ने कार्ड मशीन में डाला। अगले ही पल मशीन से एक छोटी सी आवाज आई, पेमेंट रिजेक्ट। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ ली। लिन फैन जैसे अपना आपा खो बैठा। उसने मशीन उठाई और गुस्से में फर्श पर पटक दी। फिर चिल्लाया कि मशीन खराब है और दूसरी मशीन लाई जाए। मैनेजर ने बिना कुछ कहे हाथ का इशारा किया। एक कर्मचारी तुरंत नई मशीन लेकर आ गया। कार्ड फिर से स्वाइप किया गया। वही आवाज दोबारा सुनाई दी, पेमेंट रिजेक्ट। इस बार लिन फैन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया।
उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और सीधे बैंक में फोन मिला दिया। फोन पर कस्टमर केयर की विनम्र आवाज आती रही, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ उसके चेहरे का रंग और बिगड़ता गया। फोन कटते ही उसने सिर उठाया और आग उगलती नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और यकीन न कर पाने वाली हैरानी भी। वो दहाड़ते हुए बोला कि आखिर मैंने फैमिली प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली। मैंने कंधे उचकाते हुए मासूम सा चेहरा बनाया। मैंने कहा कि मुझे लगा अभी मुझमें 30 बिलियन संभालने की क्षमता नहीं है। वैसे भी मैं फैमिली प्रॉपर्टी लूं या नहीं, उससे सिर्फ मेरा बैंक कार्ड फ्रीज होगा। उसका उससे क्या लेना देना। मैंने जानबूझकर थोड़ा रुककर हैरानी जताई, फिर पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं ली और इसलिए उसका कार्ड भी फ्रीज हो गया। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आसपास खड़े क्लासमेट्स भी अब शक भरी नजरों से उसे देखने लगे। माहौल बिगड़ता देख लियू रुआन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं फैमिली प्रॉपर्टी नहीं लूंगा तो आगे चलकर खाऊंगा पीऊंगा कैसे। बेहतर होगा कि घर जाकर अपने पिता से माफी मांग लूं और वही विरासत स्वीकार कर लूं। मैं हल्का सा हंस पड़ा और सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे खर्चे वैसे भी ज्यादा नहीं हैं। हर महीने मिलने वाले एक 500 मेरे लिए काफी है। अब लिन फैन पूरी तरह फट पड़ा। उसने उंगली मेरी तरफ तान दी और गुस्से में चिल्लाया कि मैंने ये सब पहले से प्लान किया था। मुझे पहले से पता था कि कार्ड फ्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर सबको फंसाया। अब जाकर बाकी छात्रों को भी पूरी बात समझ आने लगी। अगले ही पल सब उसी पर बरस पड़े। कोई उससे पूछ रहा था कि पैसे होने का दावा तो वही कर रहा था, अब जल्दी से बिल भरे। कोई कह रहा था कि खुद को अमीर घर का वारिस बताता है और इतनी सी रकम भी नहीं चुका पा रहा। किसी ने याद दिलाया कि यहाँ आने के लिए उसी ने सबको उकसाया था। अब मुसीबत में वो अकेला कैसे पीछे हट सकता है। चारों तरफ से घिरते ही लिन फैन के माथे की नसें फूल गई। अचानक उसने जेब से एक और कार्ड निकाला और जोर से टेबल पर पटक दिया। उसने कहा कि इस कार्ड में सिर्फ 10 मिलियन युआन है और वो सिर्फ अपना हिस्सा देगा। बाकी लोगों के कर्ज से उसका कोई लेना देना नहीं। ये सुनते ही लियू रुआन की आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने घबराकर पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर सब लोग उसके साथ ही तो यहाँ आए थे। लिन फैन ने बेरुखी से जवाब दिया कि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग अपना इंतजाम खुद करें। बस फिर क्या था, पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग उसे बेदिल और मतलबी कहकर गालियां देने लगे। कुछ लोग सीधे मेरी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं बल्कि बेपसी दिखाई दे रही थी। वो मुझसे मदद मांगने लगे। बोले कि आखिर हम सब क्लासमेट हैं। मैंने इतने सारे चिप्स जीते हैं, इसलिए अगर मैं उनका कर्ज चुका दूं तो बाद में सब फिर से अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा कि माफ करना, हमारी दोस्ती तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उधर मैनेजर ने भी आगे बढ़कर ऐलान किया कि अगर कोई अपना कर्ज नहीं चुका सकता तो अब मामला कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर उसने सबके हाथों की तरफ देखते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा कि अगर पैसे नहीं है तो नियम के मुताबिक हर किसी को अपना एक हाथ यही छोड़ना होगा। उसकी बात सुनते ही पूरे कैसीनो का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सभी छात्रों के चेहरे से खून उतर गया। कुछ लोग डर के मारे वही जमीन पर बैठ गए। किसी के पैरों में खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची। सबसे पहले क्लास मॉनिटर जियाओ घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें माफ कर दूं। वो सच में अपनी गलती मानते हैं। ये सब लिन फैन के कहने पर हुआ था। उसी ने कहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है और सबको साथ लाकर मुझे फंसाने की योजना उसी की थी। ये देखकर लियू रुआन भी घबरा गई। उसने भी तुरंत खुद को लिन फैन से अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। अपनों को इस तरह पलटते देख लिन फैन गुस्से से कांप उठा। उसने सबको एहसान फरामोश कहा और चिल्लाकर याद दिलाया कि मकाऊ चलने के लिए सबसे ज्यादा जिद तो इन्हीं लोगों ने की थी। मैं बस चुपचाप ये पूरा तमाशा देखता रहा। उनके चेहरे पर डर, लालच और धोखे का जो खेल चल रहा था, उससे मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। आखिर मैनेजर ने हाथ उठाकर इशारा किया। कुछ ही सेकंड में कई सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ से उन सबको घेर चुके थे। मैनेजर ने ठंडे स्वर में कहा कि जब पैसे नहीं है तो अब नियम के मुताबिक ही कार्रवाई होगी।
लिन फैन बुरी तरह छटपटाने लगा। वो चीखते हुए कह रहा था कि उसे कोई हाथ न लगाए, उसने अपना कर्ज पहले ही चुका दिया है। मैनेजर बस हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड बाहर निकाला। मैनेजर ने अपनी जेब से वही कार्ड निकाला जो कुछ देर पहले लिन फैन ने चोरी छिपे डीलर को रिश्वत के तौर पर दिया था। उसने धीरे धीरे कहा कि मिस्टर लिन ने सिर्फ अपना जुए का कर्ज चुकाया है, लेकिन उन्होंने मेरे वीआईपी कार्ड का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें अब भी 500 मिलियन युआन की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। इसके अलावा अभी हुए गेम में उन्होंने चीटिंग भी की थी। कैसीनो के नियमों के मुताबिक उसकी सजा के तौर पर उन्हें अपना एक हाथ छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही लिन फैन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा कि उसे एक फोन करना है। करीब 1 घंटे बाद उसका पिता लिन जियांगो भागता हुआ कैसीनो पहुंचा। उसने महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अंदर आते ही उसने बिना कुछ पूछे लिन फैन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से में डांटते हुए पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके बाद उसने खुद को संभाला और मैनेजर की तरफ मुड़कर विनम्रता से कहा कि उसका बेटा नासमझ है, अगर हो सके तो इस बार थोड़ी नरमी बरती जाए। मैनेजर ने बिना कोई भाव बदले पूरा बिल उसके सामने रख दिया। उसने बताया कि उसके बेटे का जुए का कर्ज और सिक्योरिटी मिलाकर कुल 1,480,000,000 युआन बनते हैं। हाँ, उसमें से 10 मिलियन युआन पहले ही जमा हो चुके हैं। अगर बाकी रकम अभी चुका दी जाए तो आज की सारी बात यही खत्म मान ली जाएगी। बिल देखते ही लिन जियांगो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं, अगर नकद पैसे नहीं हैं तो संपत्ति भी गिरवी रखी जा सकती है। लंबी सोच विचार के बाद आखिरकार लिन जियांगो ने दांत भींचकर अपनी कंपनी गिरवी रख दी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के सामने वो भी कम पड़ गई। आखिर उसे बाकी छात्रों के परिवारों से संपर्क करना पड़ा। हर कोई अपने बच्चों का हाथ बचाना चाहता था। किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने अपनी गाड़ी, कई लोगों ने जहां से हो सका उधार लिया। बड़ी मुश्किल से सबने मिलकर पूरी रकम जुटाई। घर लौटने के बाद उन छात्रों के परिवार पूरी तरह टूट चुके थे। एक ही दिन में उनकी सालों की कमाई खत्म हो गई थी। उसी रात कई लोग गुस्से में सीधे लिन परिवार की हवेली पहुंच गए। उन्होंने लिन फैन और उसके पिता को अंदर ही घेर लिया। लिन जियांगो बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस वक्त किसी में सुनने की समझ नहीं बची थी। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया कि सब कुछ जला दो। अगले ही पल आग की लपटें आसमान तक उठने लगी और देखते ही देखते पूरी हवेली आग के समंदर में बदल गई। लिन फैन और उसका पिता अंदर फंस गए। दोनों लगातार मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन इस बार उन्हें बचाने कोई नहीं आया। मैं दूर खड़ा ये सब चुपचाप देख रहा था। मेरी आंखों में उनके लिए जरा भी दया नहीं थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि पिछली जिंदगी का अधूरा हिसाब आखिर पूरा हो गया। अगले दिन लियू रुआन मुझसे मिलने आई। वो इतनी रो चुकी थी कि उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझसे माफी मांगते हुए एक और मौका देने की गुहार लगाई। मैंने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे और फैले हुए मेकअप की तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज वो पहले से कहीं ज्यादा असली लग रही है। कम से कम उस दिन से तो जरूर, जब उसने मुझे लात मारकर मेरी पसलियां तुड़वा दी थी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा एकदम जम गया। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। पीछे से उसकी हिस्टेरिकल चीखें लगातार सुनाई देती रहीं। वो चिल्ला रही थी कि एक दिन मुझे भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। करीब 3 महीने बाद मैंने उसे सोशल न्यूज में देखा। टीवी पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसके कभी बड़े संभाल कर बनाए गए बाल अब पूरी तरह बिखरे हुए थे। खबरों के मुताबिक उसने खुद को अमीर घराने की लड़की बताकर कई अमीर परिवारों के बेटों से ठगी की थी। आखिरकार उसकी सारी चालें सामने आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने खिड़की के बाहर फैलती धूप की तरफ देखा। इस जिंदगी में हर इंसान को आखिर वही अंजाम मिला जिसका वो हकदार था। 3 साल बाद मेरे पिता ने आधिकारिक तौर पर पूरा फैमिली बिजनेस मेरे हवाले कर दिया। हैंडओवर सेरेमनी के दौरान उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व और सुकून साफ दिखाई दे रहा था।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में मैंने खुद को साबित कर दिया है। पहले अनुभव हासिल करने का फैसला ही सही था। मैंने परिवार की सत्ता का प्रतीक वो आधिकारिक सील अपने हाथों में ली। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह खत्म होने के बाद मेरी नई असिस्टेंट एक फाइल लेकर आई। उसने बताया कि इसमें लिंक ग्रुप से अधिग्रहित बची हुई सभी संपत्तियों की सूची है। मैंने आराम से कुछ पन्ने पलटे। उसने पूछा कि उन संपत्तियों के साथ क्या किया जाए। मैंने फाइल बंद कर दी और खिड़की के बाहर ऊंची इमारतों की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा कि किसी खास व्यवहार की जरूरत नहीं है। 3 साल पहले लगी उस आग ने मेरे सारे पुराने हिसाब जला दिए थे। आज जब मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा होकर पीछे देखता हूं तो नफरत भी बहुत छोटी लगती है।